हेलो, आपका AG3 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम लोग MCQ लेके आए हैं। ठीक है, AG3 का एग्ज़ाम आपका 28 जुलाई को हुआ था, जिसमें 25 नंबर का आपका कंप्यूटर आया था। 25 नंबर का कंप्यूटर। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाया था? व्यापम करवाया था कंडक्ट। एग्ज़ाम व्यापम कंडक्ट करवाया था। तो आपका हॉस्टल वार्डन में भी कंप्यूटर आ रहा है, आपको पता ही है। 30 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है आपका, 30 नंबर का। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, जैसा जैसा AG3 का क्वेश्चन आया था वैसे ही हॉस्टल वार्डन का भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लेवल दोनों का सेम है। इसीलिए मैं पूरा AG3 का क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ कि आप समझ पाओ कि आपका हॉस्टल वार्डन में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन आया है आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है। ये टोटल 25 क्वेश्चन आया था। क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU? ALU का पूरा नाम क्या है? मैंने आपको क्लास में भी कराया है, ठीक है। और यहां भी मैं आपको बता देता हूं कि CPU के अंदर 3 चीज रहता है। क्या क्या रहता है? एक होता है ALU, दूसरा होता है CU, तीसरा होता है MU। ये मैं आपको क्लास के अंदर भी समझाया हूं। 15 मिनट लिया था मैं इसको पूरा डिटेल में समझाने के लिए आपको कि क्या होता है ALU, कैसे काम करता है, CU क्या काम करता है, MU क्या काम करता है। ठीक है ना? तो ALU का फुल फॉर्म क्या था? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। CU का फुल फॉर्म क्या था? कंट्रोल यूनिट। याद आ रहा है आप लोगों को? और MU का क्या था? मेमोरी यूनिट। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका बहुत आसान था। क्या पूछ रहा है? ALU का फुल फॉर्म। मतलब हम लोग ये डेड्यूस कर सकते हैं कि फुल फॉर्म पूछ रहा है तो हम लोग के हॉस्टल वार्डन में भी पूछ सकता है फुल फॉर्म। इसलिए आप सारे फुल फॉर्म का एक लिस्ट बनाओ और सारा लिस्ट को एक जगह चिपका के रोज याद करो। तो क्या है हमारा ALU का फुल फॉर्म? देखिए कहां पे लिखा है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो आपका 26 का आंसर क्या हो जाएगा? D, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है हमारा, ये कूट का क्वेश्चन है। इस बार आप हमारे जो नए नए पैटर्न आ रहे हैं क्वेश्चन में, उसमें कूट के क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं। तो देखिए, अगर इसमें कूट का क्वेश्चन पूछा है तो आपका हॉस्टल वाले में भी कूट का क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा रीजनिंग का क्वेश्चन। तो क्या है ये? बेसिकली इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को, है ना। इसको पढ़ने से पहले, क्योंकि आप लोगों के लिए मे भी शायद ऐसा रीजनिंग के क्वेश्चन नए होंगे, तो मैं आपको समझाता हूं ये होता क्या है। ऐसा रीजनिंग कूट के क्वेश्चन होते क्या है। आप ध्यान दीजिए इसके ऑप्शन में। पहला क्या है? असर्शन मतलब क्या होता है? अभिकथन। अभिकथन और कारण। तो पहला ऑप्शन, इसका पहले ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन, अभिकथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण अभिकथन का क्या है? सही व्याख्याता है। मतलब पहला ऑप्शन क्या है हमारा? असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, सत्य है, और जो रीजन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? असर्शन और रीजन, जो अभिकथन और कारण है, दोनों सत्य है। देखिए पहले केस में भी सत्य था, लेकिन कारण जो है उसका सही व्याख्याता नहीं है। मतलब हम लोग का हमेशा असर्शन रीजनिंग में दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कि आपका जो असर्शन है और रीजन है दोनों सत्य तो है, पर क्या हो रहा है, जो आपका जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये होता है आपका सेकेंड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपका असर्शन सही है, मतलब अभिकथन सही है, लेकिन कारण गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है आपका? असर्शन फॉल्स है, अभिकथन आपका असत्य है, लेकिन कारण सत्य है। तो देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूं, फिर हिंदी में पढ़ेंगे, है ना। पहला क्या है? द रैंडम एक्सेस मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या बोल रहा है? रैंडम एक्सेस मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर के संचालन के दौरान डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मैं आपको क्लास में भी पढ़ाया था रैंडम एक्सेस मेमोरी का, तो मैं लगभग 1 घंटा आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, रोम क्या होता है, रैम, सबको डिटेल में पढ़ाया था। क्या होता है? ये पहला जो आपका ऑप्शन है
पहला जो असर्शन है ये सही है। जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर में, चाहे आप अगर गेम भी खेल रहे हैं, तो वो गेम जहाँ पे आप खेल रहे हैं वो गेम का जो डाटा स्टोर हो रहा है, जो डाटा जहाँ जिसमें वो गेम चल रहा है वो रैम में चलता है। कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, जब उसमें काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो वो किस में चल रहा है, वो जो मेमोरी जो स्टोर हो रही है वो रैम में हो रही है। तो हमारा जो असर्शन है वह सही है। सेकेंड क्या बोल रहा है, रैम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये गलत है। क्या बोल रहा है, रैम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये हम लोग का गलत हो गया। मैं आपको क्लास में भी बताया था, फिर से बताता हूं, आपको बता देता हूं। एक होता है रैम और एक होता है रोम। जो रैम होता है वह वोलेटाइल मेमोरी होता है। अब वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल वो होता है कि जैसे आपका कंप्यूटर बंद हो गया तो वह मेमोरी उड़ गया। समझ रहे हो आपको, वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ, अगर आपका कंप्यूटर बंद हुआ तो वह मेमोरी उड़ गया। और नॉन वोलेटाइल क्या होता है, अगर आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल, मैं आपको बताया भी था क्लास में कि आपका जो, अगर जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, आपका मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, ठीक है। आप जब भी समझिए तो अपने मोबाइल का एग्जाम्पल समझ लीजिए। क्या होता है रोम, रोम होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब अगर आपका मोबाइल बंद भी हो गया तभी भी रोम की मेमोरी कभी नहीं उड़ती है, तो रोम होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और इसमें क्या दिया है, हमारे क्वेश्चन में बोला है रैम को नॉन वोलेटाइल बोल दिया है, तो मतलब आपका रीजन, जो आपका कारण है वह गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन कौन से में कारण गलत था, मतलब ये आपका जो कारण है, जो आपका कारण है वो गलत है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। देखिए हम लोग इससे एक और चीज डेड्यूस कर सकते हैं। ये मेरे को ये चीज वीडियो लाने का रीजन ही ये था कि मैं आपको समझा पाऊं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हॉस्टल वाले में आ सकते हैं। देखिए ये एसएसआर रीजनिंग का क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है कि एसएसआर रीजनिंग का क्वेश्चन आपके हॉस्टल वाले में भी आए, इसलिए जब आप तैयारी करें तो एसएसआर रीजनिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व करें। इसलिए मैं बोलता हूं आपको, सब लोगों को पहले भी बोलते आ रहा हूं कि आप लोग हमारा टेस्ट ज्वाइन कीजिए। टेस्ट में मैं हर बार 2 से 3 क्वेश्चन एसएसआर रीजनिंग का देता हूं, क्योंकि देखिए एसएसआर रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एसएसआर रीजनिंग का जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा है Which one of the following are the types of printer? निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। अब मैं आपको प्रिंटर भी पढ़ाया हूं, प्रिंटर तो मैं आपको 2 क्लास में पढ़ाया था, 4.5 घंटा प्रिंटर ही पढ़ाया मैं आपको, तो प्रिंटर पढ़े थे हम लोग। प्रिंटर होता है एक इम्पैक्ट प्रिंटर, क्या होता है एक प्रिंटर, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहले ये समझते हैं ये इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट क्या होता है। जब प्रिंटर प्रिंट करता है तो प्रिंट हेड और जो पेपर है जिसमें प्रिंट करना है, अगर वो इंपैक्ट करेगा, मतलब दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा और उसके बीच में कांटेक्ट रहेगा, उसको छुएगा और इंपैक्ट करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, इंपैक्ट प्रिंटर। और जब प्रिंटर प्रिंट कर रहा है और उसके प्रिंटिंग हेड के बीच में और कागज के बीच में कोई दबाव नहीं होगा, तो वो क्या होगा, नॉन इंपैक्ट होगा, वो उसको टच ही नहीं करता है, तो नॉन इंपैक्ट होता है। तो हम लोग इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, क्या था, डॉट मैट्रिक्स था, डॉट मैट्रिक्स, दूसरा क्या था, डेजी व्हील था, डेजी व्हील, तीसरा क्या था, बैंड था, चौथा क्या था, ड्रम, और पांचवा चेन। ये आपको कंठस्थ याद करना है। मैं आपको क्लास में भी बताया था कि जो प्रिंटर है, प्रिंटर वाले टॉपिक से व्यापक को बहुत प्यार है, वो हर बार क्वेश्चन पूछता है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, और यही क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि कौन से इंपैक्ट है भैया बता दो, कौन से नॉन इंपैक्ट है। तो इसको आप अपने खून में बसा लो, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, बैंड, ड्रम, चेन, बैंड, ड्रम, चेन, BCD, बैंड, ड्रम, चेन, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल क्या है, लेजर, लेजर, दूसरा इंकजेट, और तीसरा थर्मल। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि हम लोग से पूछ रहा है कि इंपैक्ट प्रिंटर बता दो भैया, तो लेजर तो नहीं है, ठीक है, डेजी व्हील, हाँ डेजी व्हील इंपैक्ट प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट तो भैया नहीं है, तो हमारा बी और सी कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी। ये वाले क्वेश्चंस, इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, अगर आप मेरा क्लास अटेंड किए तो मैं गारंटी कह सकता हूं 25 से आप 24 क्वेश्चन बना सकते हो। एक क्वेश्चन बाहर से आया था और वो ऐसा क्वेश्चन था कि पूरे ब्रह्मांड में वो क्वेश्चन को कोई नहीं समझाया होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन एकदम ही नया था।
आप कहीं भी सर्च मार लो, किसी भी किताब में खोज लीजिए, वो क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। तो वो तो पूरे छत्तीसगढ़ में क्या कोई ब्रह्मांड में कोई नहीं बताएगा क्वेश्चन को, लेकिन उसका भी सॉल्व करने का ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा, वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है जो एकदम ही नया आया था। बाकी सारे क्वेश्चन जो मेरा क्लास नोट्स है, जो मेरे क्लास के वीडियोस हैं, जिन्होंने हॉस्टल वन का बैच ज्वाइन किया है उनको पता होगा कि सारा क्वेश्चन मेरे क्लास नोट्स और मेरे वीडियो से आया था। ठीक है, चलिए पाइथन, ये भी मैं आपको बताया था क्लास में। पाइथन क्या होता है बताइए? पाइथन एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, वेब ब्राउजर होता है, इनपुट डिवाइस होता है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। और क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जांपल है बताइए, कमेंट में बताइए क्या क्या है। एक है जावा, जावा भी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब मैं आपको लैंग्वेज पढ़ा रहा था उसमें आपको मैं बताया था कौन कौन से एआई लैंग्वेज है, जैसे लिप्स है एआई लैंग्वेज, कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सब मैं आपको सबको डिटेल में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका मैच द कॉलम आया, मैच द कॉलम। ठीक है, मैच द कॉलम निम्नलिखित को मिलाइए। पहला क्या है? फायरफॉक्स। दूसरा क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। तीसरा क्या है? सफारी। चौथा क्या है? क्रोम। ये सब किसके टाइप से बताइए, कमेंट में बताइए, ये सब किसके टाइप से? ये सब जो चारों हैं, ये चारों किसके टाइप से? वेब ब्राउजर के टाइप से हैं। मैं आपको क्लास में भी पूरा वेब ब्राउजर का लिस्ट, कम से कम 20 से 25 आपको वेब ब्राउजर का लिस्ट बताया था। वो वेब ब्राउजर का लिस्ट आपको याद करना है, आपको सारा वेब ब्राउजर का लिस्ट याद करना है, आपको सारे एंटीवायरस का लिस्ट याद करना है, आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का लिस्ट याद करना है। अगर आप ये लिस्ट बना लोगे तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, तुरंत इसी से फंसेंगे। देखिए इसमें भी आगे जरूर वायरस के क्वेश्चन के लिस्ट आएंगे, है ना। चलिए ये देखिए फायरफॉक्स। फायरफॉक्स किसका आता है? क्या लिया है? एप्पल का नहीं है, मोजिला का है। मोजिला का मतलब क्या हो जाएगा? ए का क्या होगा? 2। ए का हुआ 2। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है, मतलब ए का 2, ए का 2। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का है। बी का हो जाएगा 4। ए का 2, बी का 4। ऑप्शन ए आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, सी का सफारी किसका है? एप्पल का है ना। क्रोम किसका है? डी का 3, गूगल का। तो मतलब आपके 30 का आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, और आप बाकी सब भी वेब ब्राउजर का आप लिस्ट बना के रखो, क्योंकि वेब ब्राउजर आपको याद करना बहुत जरूरी है। मैं आपको पहले ही बताया हूं, वेब ब्राउजर से क्वेश्चन आते हैं, हर बार नया नया नाम आ जाता है वेब ब्राउजर का, आपको याद करना पड़ेगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर मैं आपको लिखा देता हूं। ठीक है, जैसे एक एप्पल का ही है, अभी हम लोग पढ़े, सफारी। ठीक है, दूसरा क्या है? क्रोम, गूगल क्रोम है। तीसरा क्या है? मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, चौथा क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये 4 तो आपको खून में बसाना ही है। क्यों खून में बसाना है ये 4? क्योंकि ये 4 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है। सबको ये 4 तो आपको, क्योंकि यही 4 आपके एग्जाम में भी आया है, क्योंकि ये ना सबसे बेसिक है, सबको पता चाहिए। लेकिन और बहुत सारे नाम है आपका वेब ब्राउजर का, जैसे है आपका फ्लॉर्क, FLORK। ठीक है, मैक्सटर्न है, और ऐसे बहुत सारे लिस्ट में क्लास में कराया था। आप सबका लिस्ट बनाइए और सबको कंठस्थ याद कीजिए। कम से कम 20 से 25 वेब ब्राउजर है, और उसी से एक नया वेब ब्राउजर का नाम ले लेता है और एग्जाम में पूछ देता है। तो आपको वेब ब्राउजर का लिस्ट बना के याद करके रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पीछे और कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? अच्छा, नीचे एक क्वेश्चन छूटा, 31 देखते हैं हम लोग। 31 में क्या बोल रहा है? A program written in dash is a collection of bits and a program written in dash uses the symbolic representation of machine code. हिंदी में पढ़ लेते हैं। डैश में लिखा गया प्रोग्राम बिट्स का एक संग्रह होता है। बताइए, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसा कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें बिट्स का यूज होता है? कि पहले बिट्स क्या होता है हम लोग क्लास में भी पढ़े हैं। बिट्स होता है आपका, बिट्स होता है हमारा 0 और 1। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिट्स का इस्तेमाल करता है? क्लास में आपको पढ़ाया था। पहले तो आप ये बताइए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं, है ना। अगर आप ऐसे क्लासीफाई करें तो एक होता है लो लेवल लैंग्वेज और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल के 2 है, कौन? एक मशीन लैंग्वेज, एक असेंबली लैंग्वेज, और बाकी सब हाई लेवल लैंग्वेज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज में जो हमारा मशीन लैंग्वेज था वो क्या करता है? वह बिट्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज जो रहता है हमारा, वह बिट्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है,
और दूसरा था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, असेंबली लैंग्वेज। वह किसका इस्तेमाल करता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज को हम लोग को समझना मुश्किल था, तो कुछ साइंटिस्ट लोग दिमाग लगाए कि भाई कंप्यूटर को तो कंप्यूटर को तो हम लोग को बात करना है कंप्यूटर से, तो मशीन लैंग्वेज में आप कैसे बात करेंगे, कंप्यूटर भाई 0101 काम कर, ऐसा तो कर नहीं पाओगे आप, आपको याद रहेगा नहीं। तो थोड़ा सा और एडवांस लैंग्वेज आया, मशीन लैंग्वेज आया। मशीन लैंग्वेज जो हम लोग न्यूमोनिक्स से इस्तेमाल करते हैं। न्यूमोनिक्स कैसे, जैसे आपको सब्सट्रैक्शन लिखना है, मतलब घटाव लिखना है, तो आप क्या कर दोगे, SUB लिख दोगे, SUB। एडिशन करना है, जोड़ करना है, तो आप उसको क्या कर दोगे, ADD कर दोगे। ठीक है, तो मतलब ये क्या कर रहा है, मशीन कोड के लिए एक निमोनिक्स इस्तेमाल कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा कि क्या कर रहा है, अ प्रोग्राम रिटन इन डैश इज अ कलेक्शन ऑफ बिट्स, मतलब डैश में लिखा गया प्रोग्राम एक बिट्स का संग्रह होता है। मतलब बिट्स मतलब हमारा मशीन लैंग्वेज, मतलब पहला जो हमारा ये आपका ये फ्रींदी ब्लैंक है, इसमें मशीन लैंग्वेज आएगा, मतलब ये कट जाएगा हमारा, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आगे क्या है, A program written in dash uses the symbolic representation। मैं क्या बोला, symbolic representation of machine codes, मतलब मैं क्या बोला, ये जो प्रतीकात्मक है ना, ये क्या है, symbolic representation कैसे है, add subtract जो है वो सब symbolic representation है। मतलब क्या होगा यहाँ पे होगा assembly language। कौन सा ऑप्शन है हमारा, मशीन लैंग्वेज और assembly language, मतलब हमारा ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी हमारा इसमें सही है। ठीक है, चलिए 31 हो गया, अब हम लोग 32 देखते हैं। 32 क्या बोला है, ये नीचे दी गए स्टोरेज डिवाइसों और उनके बढ़ते गति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए स्टोरेज डिवाइस की स्पीड भी मैं आपको बताया था कि स्टोरेज डिवाइस की स्पीड कैसे हम लोग जाएंगे। जो हमारी जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, प्राइमरी आपकी जो मेमोरी होती है, जो प्राइमरी मेमोरी की स्पीड ज़्यादा होती है और सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड कम रहती है। ये सब मैं क्लास में आपके एक लिस्ट बनाया था कि प्राइमरी मेमोरी की स्पीड किसकी कैश की होगी, फिर रजिस्टर की होगी, फिर क्या रैम होगी, फिर रोम होगी, एक पूरा लिस्ट में, एक व्यवस्थित लिस्ट में आपको क्लास में बताया हूँ और मेरे नोट्स में भी है। मैं बोला ना, अगर आप मेरे सिर्फ नोट्स पढ़ के चल जाओगे तो इसमें से आप 25 में 24 क्वेश्चन बना के आ सकते थे। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। आपका एक है रैम, दूसरा है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव का शॉर्टकट की होता है SSD, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि SSD क्या है, क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तीसरा होता है कैशे मेमोरी, चौथा क्या बोल रहा है, हार्ड डिस्क ड्राइव, पांचवा बोल रहा है ऑप्टिकल ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, तो मैं आपको क्लास में बताया था कि सबसे फास्ट कौन रहेगा, जो CPU के सबसे पास रहेगा। सबसे पास कौन सा है, हमारा कैश मेमोरी, तो सबसे तेज कौन सा होगा, कैश मेमोरी। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना तो सबसे आखिरी में आना चाहिए कैश मेमोरी। कौन कौन से में है, C यहाँ पे, मतलब ये नहीं होना चाहिए, हमारा ऑप्शन एक कट गया। ठीक है, ये नहीं हो सकता। उसके बाद आएगा सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर में हमारा आएगा रैम। ठीक है, तो रैम कौन से ऑप्शन में, हमारा रैम है A, मतलब C के बाद A आना चाहिए, मतलब अब ये भी नहीं हो सकता, मतलब आप B और D में कोई एक हो सकता है। उसके बाद आएगा, बताइए उसके बाद क्या आएगा, आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव आएगा कि आपका ये B बोला, मतलब उसके बाद खुद ही आपको पता है कि सॉलिड स्टेट आएगा। उसके बाद क्या आएगा, मोस्ट ऑफ द बच्चों को यहीं बस कंफ्यूजन होगा कि हार्ड डिस्क ज़्यादा फास्ट है कि आपका ऑप्टिकल डिस्क फास्ट है। अब ये बताइए, हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर रहता है कि ऑप्टिकल डिस्क, जो कंप्यूटर के अंदर रहेगा वो ज़्यादा फास्ट रहेगा ना। ऑप्टिकल डिस्क CD DVD तो आपको कंप्यूटर के अंदर डालना पड़ता है, तो उसके बाद फास्ट आएगा हार्ड डिस्क ड्राइव, और उसके बाद सबसे स्लो क्या रहेगा, हमारा ऑप्टिकल डिस्क। मतलब हमारा ऑप्शन रहेगा EDBAC, मतलब ऑप्शन नंबर डी। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। विच यूनिट ऑफ अ CPU कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ ऑल अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। है ना, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, हर आदमी जानता होगा, जो थोड़ा मोड़ा भी कंप्यूटर पढ़ा होगा उसको भी पता होगा कि कंप्यूटर का कौन सा घटक कंप्यूटर सिस्टम के अन्य घटकों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। क्या है वो है कंट्रोल यूनिट। क्यों, ALU क्या करता है, ALU सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है, मेमोरी यूनिट क्या करता है, वो डेटा स्टोर करता है, और बाकी सब जो घटक बच गए वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या बोल रहा है ये, MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइन से जमाना है, मतलब कौन पहले आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया।
इसका भी आप एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए और उसको रटिए। सबको कहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि एक्सपी पहले आया कि विस्टा पहले आया, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक्सपी आया फिर विस्टा आया, यहीं पास लोगों को कंफ्यूजन होता है ना? अगर आप इसमें देखेंगे क्या क्या ऑप्शन आपके पास है, एक एक्सपी दिया है, एक विस्टा दिया है, एक विंडोज 2000 दिया है, एक विंडोज एनटी दिया है और एक विंडोज 7 दिया है। देखिए जो विंडोज एनटी था ना, विंडोज जब बना था 1985 में विंडोज 1.0 आया था, ठीक है? 1985 में 1.0 आया था। अलग अलग जगह अलग अलग ईयर दिया हुआ है, लेकिन आप 1985 लीजिए, एनसीईआरटी का डेटा है, सही डेटा है। आप गूगल में सर्च मार के मेरे पास मत आइए कि सर कहीं और कुछ दिया है, क्योंकि अगर हम लोग दावा आपत्ति करते हैं तो हम सिर्फ एनसीईआरटी का डेटा ही मान सकते हैं, ठीक है? विंडोज 1985 में विंडोज 1.0 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 4.1 जो था वो था विंडोज एनटी। विंडोज एनटी जो आया है 1993 में, 1993 में विंडोज एनटी। विंडोज एनटी कब आया है? 1993 में विंडोज 4.1 आया, ठीक है? उसी को विंडोज एनटी कहते हैं हम लोग, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा जो आएगा ये विंडोज एनटी, मतलब खोज लीजिए डी कौन सा ऑप्शन है, मतलब ये तो नहीं हो सकता हमारा, ये भी नहीं हो सकता है, और सबसे आखिरी में आएगा विंडोज 7, है ना? तो अगर आपको बस इतना पता है कि इसमें सबसे पहला कौन सा आया है, विंडोज एनटी, और सबसे आखिरी में विंडोज 7, मतलब ई सबसे आखिरी में आएगा, तो आपका सी ऐसी दिख जा रहा है। आपको याद भी नहीं करना है कि आपका ये विस्टा कब आया, एक्सपी कब आया। अगर आपको बस इतना पता था इस क्वेश्चन में, ये बहुत आसान क्वेश्चन था कि अगर आपको ये पता है कि एनटी कब आया है और 7 कब आया है, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन बना सकते थे। तभी भी मैं आपको इसका क्रम बता देता हूं कि सबसे पहले आएगा एनटी, ठीक है? एनटी के बाद आएगा हमारा, एनटी के बाद आएगा हमारा ये विंडोज, सबसे पहले आपका ये एनटी आएगा, मतलब ये डी आएगा सबसे पहले, है ना? उसके बाद आएगा आपका 2000, ठीक है? उसके बाद आएगा विंडोज 2000, ये 2000 ईयर में आया था, 2000। उसके बाद क्या आएगा आपका? उसके बाद आएगा आपका एक्सपी, फिर विस्टा, फिर 2007। इसका वैसे मैं लिस्ट लेके आया हूं, शायद इसी में दिखेगा। ये देखिए एनटी आया है हमारा 1993 में, एनटी, फिर 2000 में ये, एक्सपी 2001 में आया था, विस्टा 7 में आया था और 7 2009 में आया था, है ना? ये आपको पूरा 1 कब आया, 2 कब आया, 3 कब आया, अभी क्या चल रहा है, अभी 2021 में आया था विंडोज 10। विंडोज 10 याद रखिए, आपको विंडोज 10 तक पूरा इसका लिस्ट याद करके रखना हुआ है, क्योंकि फिर से ये क्वेश्चन आ सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन था, अगर इसका क्रम पूछने आएगा तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की स्पीड कैसे नापते हैं? सुपर कंप्यूटर की स्पीड नापते हैं FLOPS, फ्लॉप्स। अब पहले तो ये आप कमेंट में बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, आप हर क्वेश्चन के पहले वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप फिर देखिए कि क्या आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये समय आ गया है जब आपको अपने आप को जज करना है कि मेरे से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। विंडोज द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन फ्लॉप्स। अब ये फ्लॉप्स क्या होता है? फ्लॉप्स का फुल फॉर्म किसी को पता है? कमेंट में बताइए। FLOPS क्या होगा? फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड, ये होता है फ्लॉप्स। तो जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं उसकी स्पीड कैसे नापते हैं हम लोग? फ्लॉप्स में नापते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब ये क्या है? MIPS क्या है बताइए? मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। GPS का फुल फॉर्म बताइए, बताइए GPS का फुल फॉर्म कमेंट में। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाते हैं हम लोग। विच फाइल फॉर्मेट आर नॉट यूज टू स्टोर वीडियो फाइल्स? वीडियो फाइल का एक फॉर्मेट मैं आपको क्लास में बताया था, ऑडियो फाइल का एक फॉर्मेट क्लास में बताया था, इमेज फाइल का फॉर्मेट एक क्लास में बताया था, सबका एक लिस्ट बनाया था मैं क्लास में। आपको बोला था ये लिस्ट आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आएंगे। देखिए क्वेश्चन आया है, मैं क्लास में बोला था ऐसे क्वेश्चन आते हैं और देखिए क्वेश्चन आ गया। देखिए करते हैं। MOV हाँ वीडियो फाइल फॉर्मेट है। WebM ये भी वीडियो फाइल फॉर्मेट है। BMP इमेज फाइल फॉर्मेट है, ये बिटमैप इमेज का फाइल फॉर्मेट है। जो BMP है वो इमेज फाइल फॉर्मेट है। FLBV क्या है? आपका वीडियो फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। तो BMP क्या है?
हमारा इमेज फाइल फॉर्मेट है, तो आप हमारा आंसर क्या होगा, BMP। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। विच डिवाइस कैन नॉट बी यूज टू वर्क विथ MS ऑफिस? कौन सा डिवाइस है जो MS ऑफिस में काम करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैं आपको क्लास में बोला था कि व्यापम क्वेश्चन रिपीट करता है। ये 2021 में कुछ SADG हुआ आया था एग्जाम, SADG को एग्जाम आया था, एग्जैक्टली नाम नहीं याद है मेरे को एग्जाम का, उस एग्जाम का 2021 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, है ना? तो आप खुद सोचिए, MS ऑफिस में आप स्कैन करेंगे, MS ऑफिस में कोई डेटा डालना है तो आपको स्कैन डेटा डाल सकते हो आप, MS ऑफिस में आपका माउस का यूज करेंगे, लाइट पेन का यूज करेंगे, लेकिन जॉयस्टिक तो आप गेम खेलने के लिए यूज करते हो, तो जॉयस्टिक का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, तो इसका आंसर होगा D। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको बोला हूँ रिपीटेड क्वेश्चन PYQ पूरा सॉल्व करके जाना है, मैं भी यहाँ करवाऊंगा PYQ, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं क्लास में भी बहुत सारे PYQ करवाए हूँ और आगे भी मैं PYQ लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not an antivirus software? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? फिर अगर आप बस एक लिस्ट बना लो ना, वायरस का लिस्ट, एंटीवायरस का लिस्ट, तो आपको याद हो जाएगा। देखिए क्या क्या है, अवीरा है एंटीवायरस, कैस्परस्काई है एंटीवायरस, नॉर्टन है एंटीवायरस, ओरेकल नहीं, ये कंपनी है, ओरेकल US बेस्ड एक कंपनी है, ये एंटीवायरस नहीं है ओरेकल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओरेकल। अब एंटीवायरस, आपको सारा एंटीवायरस का भी एक लिस्ट बना के रखना पड़ेगा, कुछ मैं आपको बताता हूं एंटीवायरस क्या होता है, इंपॉर्टेंट, AVG होता है, अवस्थ होता है, ठीक है, कैस्परस्काई होता है, ठीक है, मैकफी होता है, क्विक हील होता है। जिस तरह से मुझे याद है कंठस्थ, वैसे ही आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 छठवां बिग डिफेंडर होगा, है ना, और बहुत सारे, सिमेंटिक है, K7 है, ये सब आपको कंठस्थ जाना चाहिए। कम से कम मैं आपको 10 या 15 एंटीवायरस का भी नाम बताया था, आपको ये सब कंठस्थ जाना चाहिए। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया मैं, सिमेंटिक है, K7 है, ठीक है, विप्रे है, ये सब आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग कर लिए, क्या है, 38 का ओरेकल होगा। फॉरवर्ड बढ़ते हैं। अब आ गया शॉर्टकट की में, किसका शॉर्टकट की पूछ रहा है, स्प्रेडशीट में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सर्च बॉक्स या फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है? एक तो मैं आपको क्लास में बताया था, CTRL+F, आपको सारा शॉर्टकट की A से लेकर Z तक याद होना चाहिए। Ctrl+A क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है, Ctrl+B क्या होता है, बोल्ड होता है, Ctrl+C क्या होता है, कॉपी होता है, Ctrl+D MS ऑफिस के लिए अलग होता है, एक्सेल के लिए अलग होता है, पावर पॉइंट के लिए अलग होता है, MS ऑफिस के लिए क्या होता है, फॉन्ट बॉक्स ओपन करता है, Ctrl+D आपका एक्सेल के लिए क्या होता है, फिल फ्लैश होता है, Ctrl+D के बाद क्या, Ctrl+E आया, Ctrl+E सेंट्रल अलाइन होता है। आपको Ctrl+A से लेकर Ctrl+Z तक सारा आपको शॉर्टकट की कंठस्थ याद होना चाहिए। एग्जाम बहुत कठिन है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप याद नहीं करोगे तो कोई और याद करके आपसे आगे क्वेश्चन ले आएगा, आप आगे बढ़ जाओगे वो। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, शॉर्टकट की पूछ रहा है, किस चीज के लिए शॉर्टकट की बताया, फाइंड एंड रिप्लेस का। तो एक तो Ctrl+F होता है और एक और होता है Shift F5। तो A और C कोई ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन C, A और C, मतलब ऑप्शन सी ये सही होगा आपका। ठीक है, Shift F5 जितना भी फंक्शन की, कितने फंक्शन की होते हैं कमेंट में लिखिए, 12 फंक्शन की होते हैं। ठीक है, 12 फंक्शन की में F1 से क्या होता है, F2 से क्या होता है, Shift F1 से क्या होता है, Shift F2 से क्या होता है, सब आपको याद करना पड़ेगा। देखिए आया हुआ है ना। तो ये आपका हो गया 39 क्वेश्चन। अब आपका 40th क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, जीमेल में संदेश और अटैचमेंट को गोपनीय रूप से भेजने के लिए केवल कंप्यूटर में निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ सेंडिंग मैसेज एंड अटैचमेंट कॉन्फिडेंशियली ऑन जीमेल ऑन ईमेल, कंप्यूटर ओनली, मतलब कंप्यूटर में आपको जीमेल भेजने के लिए एक आपका पूरा व्यवस्थित रूप से इसको संग्रहित करना है। अब देखिए क्या क्या ऑप्शन हम देखते हैं, सेट एन एक्सपायरेशन डेट एंड पासकोड, सेव, ओपन योर कंप्यूटर एंड गो टू जीमेल। देखिए पहले तो आप जीमेल खोलने के लिए कंप्यूटर ही खोलोगे, तो सी होना चाहिए पहला ऑप्शन आपका हमेशा, है ना। देख लेते हैं कौन सा सी है,
इसमें भी नहीं है सी, इसमें भी नहीं है सी, इसमें भी नहीं है। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसमें पहला ही ओपन योर कंप्यूटर एंड गो टू जीमेल, पहला ही ऑप्शन आपका सी है, यही आंसर होगा। बाकी सब आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये भी जीमेल भी मैं आपको पूरा 2 घंटा सिर्फ आपको जीमेल पढ़ाया था कि क्या होता है ईमेल, क्या होता है जीमेल, क्या होता है रेडिफ मेल, क्या होता है हॉटमेल। अभी भी आप अगर आप ध्यान दोगे तो 45 दिन बचा है। आप हम लोग का हॉस्टल वार्डन का बैच लीजिए और कंप्यूटर क्लास को अगर आप देखेंगे, मैं आपको गारंटी कहता हूँ आपका 30 में 30 आएगा। सब कुछ मैं पढ़ाया हूँ, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ा हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। जो भी बच्चे हम लोग क्लास लेंगे उनका पूरा क्वेश्चन बना होगा अगर ये एग्जाम दिए होंगे तो। ठीक है, चलिए देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मैं क्लास में नहीं पढ़ाया था और ये कोई आपको नहीं पढ़ाया होगा क्लास में। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कोई सोच नहीं सकता कि ये क्वेश्चन आएगा। आपको कहीं पूरे भारत में कोई नहीं पढ़ाया हुआ क्वेश्चन को, लेकिन इसका हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। अब देखिए कैसे दिमाग लगाते हैं, मतलब मैं आपको अब ये समझा रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं भी बने तो उसको छोड़ के नहीं आना कि भाई मेरे को पता नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ ऑडियो, मतलब ऑडियो भंडारण के विकास का व्यवस्थित रूप करें। आप बताइए, हम लोग पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। फ्लैट विनाइल रिकॉर्ड नहीं पता भैया क्या होता है। सीडी पता है हमको सीडी क्या होता है, ठीक है। एडिशन सिलेंडरिकल रिकॉर्ड नहीं पता भैया क्या होता है, ठीक है। कैसेट टेप पता है। अगर आपको कैसेट टेप नहीं पता है तो अपने पापा से पूछेगा आपके पापा कि आप गाना कैसे सुनते थे। आपके पापा लोग जरूर कैसेट टेप में गाना सुनते होंगे, या आप भी अगर आप थोड़े से उम्रदार होंगे तो आप भी सुने होंगे कभी कैसेट टेप, जानते होंगे। अब तो लगभग बहुत कम जगह यूज होता है। आपके पापा की शादी में भी कैसेट टेप से ही गाना बजा होगा, ठीक है। तो कैसेट टेप एक और एक सीडी। ये मैं क्लास में भी कैसेट टेप का तो मैं फोटो लाया था, फोटो चिपकाया था कैसेट टेप कि कैसेट टेप होता क्या है। सीडी और कैसेट टेप आपको पता है और उसके बाद कुछ नहीं पता है। ये बोल रहा है कि इवोल्यूशन निकाला है। इवोल्यूशन मतलब सब, देखिए अगर आपको ये नहीं पता फ्लैट विनाइल क्लोराइड, आप इसमें कभी फ्लैट विनाइल रिकॉर्ड से तो आप कभी गाना नहीं सुने हो। आप ये एडिशन सिलेंडर से रिकॉर्ड से तो गाना नहीं सुने हो। रील टू रील मैग्नेटिक टेप से कभी गाना नहीं सुने हो। मतलब ये बहुत बाप दादा जमाने का होगा, बहुत पुराना होगा, मतलब ये तो नया नहीं होगा। लेकिन आप सीडी और कैसेट टेप देखे हो, और सीडी तो आप देखे ही होगा। मतलब सीडी सबसे आखिरी में आएगा क्योंकि हमको क्या करना है, विकास को व्यवस्थित रूप से ये करना है ना, अरेंज करना है। तो देखिए सबसे आखिरी में सीडी आएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में सबसे आखिरी में सीडी आ रहा है, बी। खत्म कहानी। आपको बाकी सब ऑप्शन देखना ही नहीं था। अगर आप बी जानते कि सबसे आखिरी में ऑडियो आएगा, क्योंकि बाकी सब ऑडियो तो आप भी सुन रहे हो, आज रोज मोबाइल में आप गाना सुन रहे हो, तो आपको पता है ये सब चीज़ तो कभी सुने ही नहीं हो, मतलब ये बाप दादा जमाने का होगा। और सीडी आप देखे भी हो तो सबसे आखिरी में बी आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में बी है, आपका सी मारते आ जाता। एक बार चेक भी कर लेते हैं कि सीडी से पहले कौन आएगा, कैसेट टेप, जो हमारे पापा लोग सुनते थे। तो मतलब बी से पहले डी आएगा। देखिए बी से पहले डी आ रहा है, खत्म कहानी, मतलब यही ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन आप अगर दिमाग लगाते हो तो आप दिमाग से बन जाता है ये वाला क्वेश्चन आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर आ गया ईमेल का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध नहीं होती है। मतलब कौन कौन सा हम ईमेल से नहीं कर सकते। तो क्या क्या बोला है, कंपोजिंग बोला है, ट्रांसफरिंग बोला है, रिपोर्टिंग बोला है, वेब सर्फिंग। भाई वेब सर्फिंग के लिए तो वेब ब्राउजर है। अगर आप ईमेल से ही करेंगे तो वेब ब्राउजर का इस्तेमाल क्या होगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, वेब सर्फिंग, वेब सर्फिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से ऐसा रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, कूट वाले क्वेश्चन। मतलब कूट वाले क्वेश्चन ये बहुत पूछ रहा है, तो कूट वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा कि कूट वाला क्वेश्चन कम से कम जब भी आप तैयारी करें तो कूट वाले क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करें, है ना। अगर आपको कूट वाले क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। मैं टेस्ट सीरीज में हर बार टेस्ट सीरीज में 5 से 6 कूट वाले क्वेश्चन देता हूं कि कूट वाले क्वेश्चन आपको उससे यूज्ड टू हो जाए, कूट वाले क्वेश्चन से, है ना। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अभिकथन क्या बोल रहा है, एक वेब ब्राउजर उपयोगकर्ता और विश्वव्यापी वेब के बीच में एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। सही है ये, ठीक है। अब वेब ब्राउजर एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब और आपके बीच में एक मध्यस्थता का कार्य करता है। कौन, वेब ब्राउजर, बिल्कुल सही बात है ये, है ना। दूसरा क्या बोल रहा है, एक उपयोगकर्ता बनाए गए वेब पेजों पर लिंक का उपयोग करके फाइलों, फोल्डर्स और वेबसाइटों को नेविगेट करता है। बिल्कुल सही बात है ये। क्या बोल रहा है, अ यूजर कैन नेविगेट फाइल, फोल्डर एंड वेबसाइट यूजिंग लिंक्स ऑन वेब पेजेस क्रिएटेड विथ HTML। बिल्कुल सही बात है ये, दोनों सही है। अब यही पास बच्चा फंसता है कि जब दोनों सही है तो क्या रीजन सही कारण है असर्शन का। मतलब जो आपका जो रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन है, जो कारण है
वह सही व्याख्याता है अभिकथन का। यहीं पास बच्चे को बहुत मुश्किल जाता है कि जब दोनों सही हो जाता है। तो इसका एक सिंपल सा उपाय यह है कि आप अभिकथन पढ़ें, फिर बीच में जोड़ दीजिए क्योंकि। क्योंकि, और अगर आप क्योंकि जोड़ के आपको ऐसा ये अभिकथन और कारण सही लगे, मतलब उसका ऑप्शन ए होगा, मतलब सही एक्सप्लेनेशन है। अगर आप क्योंकि जोड़ने के बाद अगर आपको दोनों सही नहीं लगे, सेंटेंस खराब लगे कि यार ये तो कुछ झूठ पटांग हो गया, तो मतलब सही नहीं है। समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूं? इंग्लिश वालों यहां पे बिकॉज लिख लो। बिकॉज, अगर आप बिकॉज बोल के पहले आप एसर्शन पढ़िए, बीच में बिकॉज अ यूजर कैन नेविगेट फाइल एंड फोल्डर वेबसाइट यूजिंग लिंक्स ऑन वेब पेज क्रिएटेड विद HTML। अगर आपको बिकॉज या क्योंकि जोड़ के अभिकथन और कारण एक सही सेंटेंस लगा कि हाँ ये पूरा सही सेंटेंस हो गया, तो इसका सही एक्सप्लेनेशन है, सही व्याख्याता है। अगर लगा कि ये कुछ उटपटांग हो गया भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब इसमें एक बार हम पढ़ के देखते हैं। देखिए, a web browser act as an interface between user and World Wide Web because a user can navigate file and folder and website using links on web page created with HTML। हाँ, लग रहा है कि हाँ सही है, मतलब आपका ऑप्शन ए होगा। हिंदी वालों के लिए भी पढ़ देता हूं मैं एक बार। अब एक वेब ब्राउजर उपयोगकर्ता और विश्वव्यापी वेब के बीच में एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, क्योंकि एक उपयोगकर्ता बनाए गए वेब पेजों पर लिंक का उपयोग करके फाइल, फोल्डर और वेबसाइटों पर नेविगेट करता है। सही लग रहा है ना दोनों? तो मतलब क्या हुआ, जो अभिकथन है वो सही है, इसका व्याख्याता सही है कारण का, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, है ना? ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का नुकसान है? ध्यान दीजिएगा, नुकसान पूछ रहा है, ठीक है। यह आपके कंप्यूटर का बहुमूल्य डेटा चुरा सकता है। हाँ, क्यों नहीं चुरा सकता वायरस? ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग को अक्षम कर देता है। हाँ, ये भी कर सकता है। कुछ ऑनलाइन हैकर और स्कैनर को रोकता है। भाई वायरस थोड़ी रोकता है, वायरस तो बल्कि हैक करता है, मतलब सी तो हो ही नहीं सकता। क्या बोल रहा है? इट प्रिवेंट्स ऑनलाइन हैकर स्कैमर, ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब सी ऑप्शन में कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आप चेक करिए, इसमें भी सी है, ये नहीं हो सकता, मतलब आपका ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मतलब एक ही आपका ऑप्शन बी है जिसमें सी नहीं दिया हुआ है, तो आपका बी। बाकी सब आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सी तो कर नहीं सकता। भाई ये क्या पूछा है? आपका नुकसान पूछा है, और ये तो फायदा हो रहा है ना, ये तो करता ही नहीं है, तो आपका सी, बी ऑप्शन करके आगे बढ़िए, है ना? चलिए, अब ये क्या है? निम्नलिखित को मिलाइए। फायरवेल, निम्डा क्या है? निम्डा एक वायरस है। मैं जब आपको वायरस का लिस्ट दिया था तो आपको मैं रटवाया था निम्डा। कैसे निम्डा याद करवाया था? वो बाहुबली से। बाहुबली में वो जो आता था गुंडा, जो बाहुबली को मारने आता था पहले पार्ट में, वो क्या बोलता था? निम्डा, ऐसे करता था। वो क्या था? वो एक वायरस था, कैसे दिखता था? अजीब टाइप का, तो वो वायरस था। वैसे ही मैं आपको याद करवाया था क्लास में कि निम्डा क्या है। निम्डा क्या है? निम्डा एक वायरस है, ठीक है, निम्डा वायरस। अब बी का होना चाहिए हमारा, वायरस दिया है वायरस, कंप्यूटर वायरस, मतलब बी का होना चाहिए 3, बी का होना चाहिए 3, ठीक है। फायरवेल क्या है? मैं आपको फायरवेल क्लास में बताया था कि एक आग का वॉल है, उसके वो क्या करता है? हैकर्स को प्रिवेंट करता है। मतलब फायरवेल क्या करता है? प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम हैकर्स। मतलब ए का 4 है, ए का 4, बी का 3, एक ही ऑप्शन हमारा बी। तीसरा पढ़ लेते हैं, टेलनेट क्या होता है? टेलनेट से हम लोग क्या पढ़े थे हम लोग कि आप घर में बैठे बैठे किसी दूसरे का कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं। मतलब टेलनेट क्या है? आपका प्रोटोकॉल टू कनेक्ट, प्रोटोकॉल यूज टू कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए प्रोटोकॉल है। हाँ सही है। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज है हमारा वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट वेब, मतलब इसका ऑप्शन आएगा बी, ठीक है। 45 खत्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब भी मैं क्लास में टेस्ट देता था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन डालता था, इन लोग बच्चे लोग मेरे से लड़ने आ जाते थे कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सिलेबस में नहीं दिया है। मैं बोलता था भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे नहीं सिलेबस में दिया है, आपका 5th जनरेशन लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन लोग बोलते हैं सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए इसके भी सिलेबस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं दिया था, लेकिन क्वेश्चन आ गया ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? ये क्या होता है? प्लेइंग विथ कंप्यूटर गेम्स, नहीं ये नहीं है। क्रिएटिंग अ मशीन इंटेलिजेंस, यही सही है। तीसरा तो नहीं, चौथा नहीं, तो क्या है?
क्रिएटिंग अ मशीन इंटेलिजेंस, मशीन को हम लोग धीरे धीरे इंटेलिजेंट बनाते जा रहे हैं। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ में नहीं आता है तो आप अगर अपना व्हाट्सएप अपडेट किए होंगे तो आपके व्हाट्सएप में भी आजकल एआई आ गया होगा, आप उससे बात भी कर सकते हैं, वो आपसे प्रॉपर बात करेगा। अगर आपको आप उसको बोलेंगे कि मेरे को आज से पिंटू बुला, तो वो आपको आपसे पिंटू बुलाएगा, मतलब वो सीखता है आपसे। तो क्या होता है, हम लोग जब मशीन को इंटेलिजेंट बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये हमारा 5th जनरेशन लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब 47 वाला क्वेश्चन, 47 वाला क्वेश्चन क्या है ये, सीडी का भंडारण क्षमता। भाई सीडी का भंडारण क्षमता, डीवीडी का भंडारण क्षमता, ब्लू रे डिस्क का भंडारण क्षमता, ये सब भंडारण क्षमता में एक आपको उसका भी एक टेबल बना के आपको याद करवाया था, है ना। सीडी का भंडारण क्षमता कितना होता है, 700 MB, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। आप डीवीडी का भंडारण क्षमता और ब्लू रे डिस्क का भंडारण क्षमता, जो स्टैंडर्ड भंडारण क्षमता है, वो कमेंट में लिखिए, ठीक है। चलिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर है 48। 48 में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टोरेज यूनिट इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब क्या है, स्टोरेज यूनिट को बढ़ते क्रम के ऑर्डर में कीजिए। इसको मैं पूरा ही लिख देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से आता है, बार बार आता है, आपको याद करना पड़ेगा। सबसे छोटा स्टोरेज होता है बिट, उसके बाद क्या होता है, बिट से बड़ा निब्बल, निब्बल से बड़ा क्या होता है, बाइट, बाइट से बड़ा क्या होता है, किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा क्या होता है, मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा क्या होता है, गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ा क्या होता है, टेराबाइट, टेराबाइट से बड़ा क्या होता है, पेटाबाइट, पेटाबाइट से बड़ा क्या होता है, एक्साबाइट, एक्साबाइट से बड़ा क्या होता है, जोटाबाइट, जोटाबाइट से बड़ा क्या होता है, योटाबाइट। आपको ये इसको याद करना ही पड़ेगा, इस क्रम को, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्लास में इसको मैं 15-20 मिनट बैठ के आपको याद करवाया था, अगर आपको याद होगा तो 15-20 मिनट आपको ये सब याद करवाया था कि कैसे कौन कौन सा क्या बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग बढ़ते क्रम में जमाएं तो सबसे छोटा होगा बाइट, है ना, ये होगा पहला नंबर, मतलब पहले होगा सी आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा किलोबाइट, सी और ए, सी और ए किसमें है, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, CABD, मतलब उसके बाद मेगाबाइट और आखिरी में गीगाबाइट, मतलब ऑप्शन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये है आपका मैच द कॉलम 49 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, CDR, CDR का क्या होता है, आर क्या होता है, रीराइटेबल, DVD रोम, DVD रीड ओनली मेमोरी, CDRW, RW क्या होता है, CDR क्या होता है, रिकॉर्डेबल, CDR सॉरी रिकॉर्डेबल होता है, CDRW क्या होता है, रीराइटेबल, हम लोग उसको फिर से लिख सकते हैं। DVD RW क्या होता है, हम लोग उसको फिर से लिख सकते हैं, मतलब CDRW क्या है, उसको लिखो फिर मिटा सकते हो, फिर लिखो फिर मिटा सकते हो। तो CDRW होगा कि ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, क्या क्या है, अ रीड एंड राइट कॉम्पैक्ट डिस्क, मतलब हो जाएगा आपका C का 3 किसमें है, ये नहीं हो सकता, फिर ये नहीं हो सकता। और DVD RW क्या होता है, DVD RW होता है रीराइटेबल DVD दैट कैन बी इरेज्ड, मतलब क्या, पुनः लिखने योग्य, मिटाया या बदला जाने वाला DVD, मतलब आपका होगा D का 2, D का 2 कहां पे है, D का 2, C का 3, ये ऑप्शन है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, है ना। अब आते हैं हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्च इंजन। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बार बार बोला, इसी वीडियो में कम से कम 10 बार बोल चुका हूं कि चाहे वो सर्च इंजन हो, चाहे वो आपका वेब ब्राउजर हो, सबका आप लिस्ट बनाओ और याद करो। इसमें क्या क्या है, देखिए इन्फोसिस, पहले हम लोग सारे सर्च इंजन का क्या करते हैं, लिस्ट लिखते हैं, क्या क्या है। इंडिया का सर्च इंजन बताइए मेरे को, इंडिया का सर्च इंजन क्या क्या है, इंडिया का है एक रफ्तार, और क्या है इंडिया का, गुरुजी, सर्च इंजन है ना, गुरुजी से क्या कहिएगा, सर्च में आ जाएगा, गुरुजी से कुछ चीज सीखेगा ना तो गुरुजी, क्या है दूसरा, गुरुजी। तीसरा क्या है इंडिया का, खोज, आप सर्च इंजन में क्या करते हो, खोज करते हो ना, खोज करोगे कुछ तो खोज 1 2 3, खोज 1 2 3। और क्या क्या है, ये सब तो इंडिया का है, और क्या क्या है, एमएसएन, आस्क, गो डक गो, ठीक है, फ्रांस का कोकोरिको, और बहुत लिस्ट है, जापान का गो है ना, अफगानिस्तान का शॉरवा है। आपको ये सबको कंठस्थ याद करना पड़ेगा। सर्च इंजन का एक लिस्ट बनाइए और याद कीजिए। तो देखिए
क्या पूछ रहा है? एक है इन्फोसिक, हाँ भाई ये है सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर तो वेब ब्राउजर है भैया, अल्टा विस्टा सर्च इंजन है, मतलब इसका ऑप्शन होगा सी, इसका ऑप्शन होगा सी। समझ में आया आपको? देखिए मैं आप हमारा पूरा 50 क्वेश्चन हो गया है। इससे हमको एक सीख मिली कि अगर आपको सारा सर्च इंजन का लिस्ट पता हो, सारा आपका कंप्यूटर वायरस का लिस्ट पता हो, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का लिस्ट पता हो, है ना, सारा एंटीवायरस का लिस्ट पता हो, तो आपका 5 से 6 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन रहा है। आप 5 से 6 क्या 6 7 8 क्वेश्चन आपका इसी ऐसे ही बन रहा है। समझ लीजिए आप कंप्यूटर कुछ नहीं पढ़े हो, आप क्या करो? अगर आप जीरो में खड़े हो आज कंप्यूटर में, तो आप क्या करो? आप सारा सर्च इंजन का लिस्ट बनाइए, सारा वेब ब्राउजर का लिस्ट बनाइए, सारा एंटीवायरस का लिस्ट बनाइए, सारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का लिस्ट बनाइए, सारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का लिस्ट बनाइए। इस लिस्ट को बना के आप याद कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप कुछ भी नहीं जानते कंप्यूटर का, तो आपसे 10 से 15 क्वेश्चन आपका बन जाएगा इसी से, है ना। कंप्यूटर के फेवरेट टॉपिक्स है जैसे प्रिंटर है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप इसमें आप एनालिसिस करेंगे, एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं कि किस किस टॉपिक से कहां से क्वेश्चन आएगा। देखिए ये क्या था कि अगर आप सर्च इंजन का लिस्ट बना लेते तो आपको ये याद हो जाता, है ना। ये क्या है? मेमोरी टॉपिक से। मेमोरी टॉपिक से इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन मेमोरी टॉपिक से आया है, ठीक है, मेमोरी टॉपिक से एक क्वेश्चन आया। अब देखिए फिर से मेमोरी टॉपिक से एक क्वेश्चन आया, फिर मतलब 3 क्वेश्चन तो मेमोरी टॉपिक से हो गया, 3 क्वेश्चन, है ना। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आया, है ना। अब देखिए ये सब का आप अगर आप लिस्ट बना के रखते कंप्यूटर वायरस का, सर्च इंजन का, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है। मैं आपको हमेशा इसलिए फोकस कर रहा हूं लिस्ट बनाने में, है ना। फिर ये क्या है? ये आपका कंप्यूटर वायरस से आया। ये किससे आया आपका? ये आपका किससे? ये किसका है? वेब ब्राउजर उपयोगकर्ता के बीच में, ये वेब ब्राउजर से आया, है ना। ये आपका ये किससे आया? आपका ईमेल से आया। इंटरनेट अगर आप पढ़ के रखोगे तो आ जाएगा आपका इंटरनेट से। ये आपका फिर से किससे आ रहा है? आपका ये आपका फिर से किससे आ रहा है? आपका मेमोरी से आ रहा है क्वेश्चन। ये आपका किससे आ रहा है? इंटरनेट से। इंटरनेट पढ़ोगे तो आप सोचिए मेमोरी से आपके 4 की 5 क्वेश्चन तो आपके मेमोरी से ही आ जा रहे हैं। तो मेमोरी को, प्रिंटर को, ये सब चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो इसको फिर से फोकस कीजिए। वैसे मैं आगे जो एमसीक्यू लेके आऊँगा तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मेमोरी से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछूँ, क्योंकि इस एग्जाम में मेमोरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए एंड करते हैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना।